के सेशन में जो मेन चीज़ इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मार्केट एक्चुअली में फॉल क्यों कर रहा है एंड ऐसे फॉलिंग मार्केट में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। एक तो हमें करंट मार्केट समझना है एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग को हम आज थोड़ा समझेंगे कि क्यों हम हमेशा से मतलब 4-5 साल से तो मैं इन्वेस्टमेंट आपका जो लोग स्टार्टिंग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए तो देख ही रहे कि मैं कर रहा हूँ एंड फिर हमने लास्ट 1-1.5 ईयर से जब से बिजनेस स्टार्ट किया है देन और ज़्यादा फोकस्ड आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे साथ हुई है। सो यू वुड हैव सीन, मैंने कई बार कहा था कि अभी जब मार्केट बुल रन में आप हर दिन पैसा डाल रहे हो और अगले दिन बढ़ के मिल रहा है तो पीपल फील कि रिसर्च की एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अब जैसे मार्केट गिर रहा है देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि अब उनको क्लू नहीं है। पहले पैसा बन रहा था वो किसी भी चीज़ को उसको असाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि बारिश आती है तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप हार जाती है। सो दैट्स नॉट ए वेरी करेक्ट आंसर, बट क्योंकि 3-4 बार चीज़ ऐसी देख ली और वो वर्क कर रही थी तो वी हैव असाइंड इट। सो दीज आर सम ऑफ द बेगरीज जो बहुत सारे लोग असाइन करते थे एंड इस तरह के जब उनके वो वाले मॉडल वर्क नहीं करते then फिर they back to basic, or either they completely exit from the market or they start thinking about approaches which are actually proven in the investing market, जो वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम ये लोग 100-150 सालों से मतलब चला रहा है मार्केट में। सो बिफोर गोइंग टू आवर मेन पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक साइकिल, क्योंकि अनलाइक फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडी हो गया या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, इवन उन केसेस में भी थोड़ा चेंजेस आता है इकोनॉमिक साइकिल का, बट उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहता है। बट नॉर्मल अगर हम जीडीपी ग्रोथ और इस तरह की इकोनॉमिक साइकिल देखें तो आप देखोगे कि देर आर ऑलवेज फेजेस, कि एक टाइम आता है एक्सपांशन का जब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ग्रोथ हो रही है, हमें हर चीज़ अच्छे से दिख रही है, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा अपने हाई लेवल पे आ जाती है, जॉब्स में और ग्रोथ दिखती नहीं है, कंपनीज धीरे धीरे ले ऑफ पे जाती है, परचेजिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है ताकि महंगाई कम हो, और फिर धीरे धीरे वो रिसेशन की तरफ जाती है चीज़ें, एंड देन अगेन ये बिजनेस पीक होता है, फिर ये रिसेशन आता है, फिर ये पीक होता है। नाउ जितना सिंपल ये दिख रहा है फेजेस, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी हो सकती है, धीरे धीरे कोई एकदम तेज़ी से ऐसे नीचे जाके ऊपर आ सकती है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो लोग बोलते हैं कि 24 में हम बोल रहे थे 25 में गिरेगा, 25 में बोल रहे हैं 26 में बढ़ेगा, दे आर ऑलवेज नॉट राइट। कई बार ये चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, बट दिस इज़ अ नेचर। तो ऑब्वियसली हर आदमी यहाँ पे जाके बोलेगा कि अब गिरने वाला है शायद, बट वेदर इट इज़ दिस और वेदर इट इज़ दैट कोई इकोनॉमिस्ट बता ही नहीं सकता। इफ़ यू आस्क रघुराम राजन और शक्तिकांत दास की 2 साल बाद आप क्या इंटरेस्ट रेट रखोगे इंडियन मार्केट में, दे वॉन्ट बी एबल टू टेल यू, बिकॉज it's not their job to predict long term interest rates, राइट। तो लॉन्ग टर्म जीडीपी रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो होती है 5-5, 10-10 साल की, जब वो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते तो उसके बेसिस पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल्स और ये सारी देख के, वो ज़्यादातर आई हैवंट सीन देम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। जो लोग बहुत ज़्यादा फंडामेंटल फोकस्ड होते हैं, इस इकोनॉमी से ज़्यादा कंपनीज में बिलीव करके पैसा लगाते हैं, they have made a lot of money in the market historically, be it Rakesh Jhunjhunwala, be it Warren Buffett, be it विजय केडिया, और जितने मतलब पीटर लिंच हो गए, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, दे आर मोस्टली जो आप लॉन्ग टर्म थिंग देखेंगे वो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है जो फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है, वही ज़्यादा रिटर्न दिए। क्वांट बेस्ड या टेक्निकल बेस्ड जो स्ट्रेटेजी है वो कुछ साल के लिए आपको बहुत तेज़ रिटर्न दे देती है, बट वो जब गिरता है तो भी उतना ही तेज़ी से गिरता है। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको समझनी वो है कि जब हम स्टार्ट किए किसी भी इकोनॉमिक साइकिल को और एंड पे गए तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर मच हायर देन व्हाट वेयर दे स्टार्टेड। तो यही चीज़ है कि हम यहाँ पे स्टार्ट किए थे बाय करना फॉर अस, क्योंकि हमारा 1.5 साल में ही चालू हुआ है वी कैन से इन्वेस्टिंग, या अगर आप पहले से कर भी रहे हैं तो आई सपोज कि 2020 से पहले के इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं हमारी कम्युनिटी में। सो मोस्टली आप इस एक्सपांशन में थे या आप कहीं यहाँ पे ज्वाइन किए एंड देन नाउ यू वुड बी फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंज। बट जब यहाँ पे आप आओगे, जब मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 साल इसको रखना है, 5 साल रखना है, तो हम यहाँ पे होंगे तब आप बहुत डर नहीं करोगे कि हमने यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे खरीदा था। ये ज़रूर है कि जो रेगुलरली खरीद रहे हैं वो यहाँ से भी थोड़ा खरीद रहे हैं, और जो यहाँ पे खरीद के डर गए वो यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, देन उनको यहाँ पे से इतना ही ग्रोथ दिखेगा। बट जो नॉर्मली यहाँ भी खरीदे वो यहाँ पे होंगे और यहाँ से उनको ग्रोथ दिखेगा, एंड जो ज़्यादा यहाँ पे लगा दिए उनको बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ दिखेगा। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स वाई यहाँ पे पैसा निकाल के यहाँ लगाना, जो टैक्सेशन है, सारी चीज़ें हैं, इतना अच्छे से हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो वाई शुड बी बॉदर कि मैं यहाँ से पैसा निकाल लूँ, बिकॉज 86,000 पे भी लोग 90,000 और 1 लाख के सेंसेक्स बोल रहे थे।
तो जब वो 86 पे आपको निकाल देना था अगर हम इतने सही थे मार्केट के प्रेडिक्शन में, बट आई नेवर टोल्ड यू कि हम मार्केट को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये 22,000 का निफ्टी इज लोएस्ट और 20,000 का होगा, या 18 भी हो जाए। बट मुझे ये पता है कि इन द लॉन्ग रन 20-22,000 की कोई बात ही नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द वे इकोनॉमी इज ग्रोइंग। उस हिसाब से स्टॉक मार्केट भी धीरे धीरे उसको अलाइन ही करता है। सो अब मार्केट फॉल क्यों कर रहा है, मतलब हर बार जब फॉल आता है तो ऑब्वियसली कुछ रीजंस की वजह से आता है। सो अभी का जो फॉल है उसके अंदर हमें दो फैक्टर्स समझने पड़ेंगे। एक ग्लोबल फैक्टर्स है जिनकी वजह से मार्केट गिर रहा है, दूसरा है डोमेस्टिक फैक्टर्स। तो ग्लोबल फैक्टर्स में एक तो क्या है कि ग्लोबली रिसेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन आप देख रहे होंगे। तो जब दूसरे देशों में भी इश्यूज आते हैं, 2008 का अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस देखो तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मार्केट गिरा था। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन ए ग्लोबल इकोनॉमी, तो आप दूसरे देशों के इश्यूज से बिल्कुल रुक जाए आपका मार्केट कि वो बिल्कुल अलग चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, और एटलीस्ट एक्सटेंडेड पीरियड के लिए नहीं हो सकता। पिछले 2-3 साल फिर भी हमने देखा कि हम बाकियों से बेटर कर रहे थे, बट हम सोचे कि अगले 10-20 साल ऐसा होगा या 50 साल तक हमेशा हम मार्केट हमारा ऊपर ही जाएगा बाकी सबके मुकाबले, तो वैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट आता ही है। सेकेंड, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम भी हो रहे कुछ, लाइक रशिया यूक्रेन में मेक इट सेटल डाउन, बट उसके अंदर दूसरे इश्यूज है जैसे ट्रेड वॉर है, सारी चीज़ें हो रही है, इसका भी फैक्टर पड़ता है। देन सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अंडर वैल्यूड ऑल्टरनेटिव्स बहुत मिल रहे हैं, मतलब चाइना है या इवन बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, ये सारे जो मार्केट्स है ये काफ़ी टाइम से 3-4 साल से 5 साल से पैसा इनमें किसी ने लगाया ही नहीं है बाहर से, और वहाँ पे काफ़ी स्टेगनेंट ग्रोथ दिखी है। अगर आप किसी इंटरनेशनल फंड में पैसा लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल में वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स। सो ऑब्वियसली जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, अगर कोई यूएस में, यूरोप में बैठा और वो एशिया में लगा रहा है, उसके लिए इंडिया और चाइना या इंडिया और साउथ कोरिया, इंडिया और जापान में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके लिए वो सारे ऑप्शंस लगभग बराबर ही हो जाते हैं। एज एन इंडियन हमारे लिए ये डिफरेंट मैटर करता है क्योंकि हम इंडिया में बैठ के पैसा लगा रहे हैं। तो हमारे लिए बाकी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, जिसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बट दीज आर द ग्लोबल फैक्टर्स विच आर मेकिंग FII सेलिंग है। देन इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली RBI का टारगेट था 4%, हम अभी 5.1% पे बैठे, तो वो कंट्रोल्ड में तो बिल्कुल नहीं है। एंड देर आर डिफरेंट एरियाज जहाँ पे ज़्यादा रिसेशन इन्फ्लेशन है, कुछ एरियाज है जहाँ पे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, इसलिए ओवरऑल हमें फिर भी बैलेंस दिख रहा है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। और उससे भी ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि टैक्सेशन बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में। कई चीज़ें जो सब्सिडी पे मिलती थी लाइक ऑयल एंड एवरीथिंग, वो भी पूरी मार्केट रेगुलेटेड हो चुकी है अब, तो मार्केट प्राइस पे हमको मिलती है। इवन जब मार्केट में सस्ता होता है तेल तो भी हमको सस्ते में नहीं मिलता, तो वो सारे इश्यूज से इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ती है। गवर्नमेंट का उससे बेनिफिट ज़रूर हुआ है कि उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिला और उससे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में अच्छा खर्चा किया, बट ओवरऑल उससे इन्फ्लेशन बढ़ा ही। मेन एक और जो बड़ा रीज़न था अभी मार्केट के गिरने का, कि जो बहुत 3-4 साल से ग्रोथ आ रही थी, स्पेशली लास्ट 2 साल से, जहाँ पे गवर्नमेंट का कैपेक्स बहुत बड़ा था, तो उससे कुछ सेक्टर्स बहुत अपने साइज़ के 2-2, 3-3 टाइम्स हो चुके थे। अब क्या हुआ है कि जब कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीक पे जाती है तो ज़्यादातर एनालिस्ट जो होते हैं वो उस चीज़ को एक कंसिस्टेंटली गोइंग कंसर्न भी मान लेते हैं कि गवर्नमेंट अब शायद हर साल 20-30% बढ़ाएगी डिफेंस स्पेंडिंग या इंफ्रा स्पेंडिंग। सो मे बी उस तरह से उन्होंने अपने मॉडल्स क्रिएट किए हो। और जब इस वाले बजट में आया कि स्पेंडिंग उतनी नहीं बढ़ी, वो कम नहीं हुई है बट वहीं पे स्टेगनेंट है, और ज़्यादा बेनिफिट कंजम्पशन साइड पे यानी इन्वेस्टर्स को दिया गया कि आपका टैक्स बेस हम बढ़ा रहे 12 लाख का एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उससे जो उनके फोरकास्ट है वो कम हो गए। फिर सेक्टोरल रिपोर्ट्स जो आई उसमें भी ये दिखने लगा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न कुछ सेक्टर्स में नहीं आ रहा है, जितनी उनकी ग्रोथ एक टाइम पे हो रही थी 20-20, 40-40, 50-50% की, वो रिड्यूस हुई है। सो ये सारे रीज़न से एक क्लैरिटी ऑब्वियसली आई है कुछ इन्वेस्टर्स में, जो ब्रॉड थीम पे देखते हैं कि इंडियन मार्केट इज़ नॉट नाउ गोइंग टू ग्रो अग्रेसिवली, और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट अपना निकाल रहे हैं। सो अब यहाँ पे हमें देखना है कि हिस्टोरिकली अगर ऐसी गिरावट आई है इतनी टाइम में, मतलब उसकी रिकवरी हुई है। तो जब भी मार्केट 56% गिरा था हर्षद मेहता स्कीम के टाइम, तो 17 मंथ में रिकवर कर गया था। .com बबल में 40% गिरा था, तब सबसे ज़्यादा 27 मंथ लगे थे। देन 2008 का जो क्राइसिस था 60% गिरा था, उसके अंदर 18 मंथ में कवर हो गया था। कोविड-19 का 40% तो 8 मंथ में कवर हो गया। इसमें ये चीज़ है कि ये 39% ऑलमोस्ट सिंगल डे की सबसे ज़्यादा आई थी, बाकियों में थोड़ा टाइमली हुआ था। अभी भी हम देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट शायद 20 से 30% के रेंज में गिरा है। हमारे पोर्टफोलियोज जो अगर स्टार्टिंग से हमारे साथ है वो तो अभी नेट 5 से 10% के बीच में गिरे हुए हैं। जो
लास्ट ईयर में मार्च के अराउंड ज्वाइन किए थे वो 5 10 से 15 में गिरे होंगे, और जो अक्टूबर कुछ में ज्वाइन किए वो अभी 20% कुछ गिरे हुए। दिस इज़ ऑल जो हमारे अलावा बाहर से कहीं इन्वेस्ट किए ही नहीं थे। सो यहाँ से ये समझ में आता है कि मार्केट की रिकवरी का हम ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले मंथ से ही चीज़ें एकदम से वापस अपने ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी, बट देर इज़ नो डाउट कि 1 से 1.5 साल के अंदर चीज़ें बेटर होने लगेगी, क्योंकि इतनी हमारी डिक्लाइन फंडामेंटल्स हमारे इतने डिटीरियोरेट नहीं हुए कि उसकी वजह से ये कभी वापस बेटर ना हो पाए। फास्ट ग्रोथ हुई थी उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन आया है, बट कंजम्पशन जैसे मैंने कहा कि अब टैक्स बचेगा, लोगों के पास सेविंग बचेगी, तो एक नया इन्वेस्टर बेस क्रिएट होगा। जो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे थे अब वो लॉस करेंगे, तो उनमें भी कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाए, बट वी हैव टू सी कि कहाँ से वो ग्रोथ आएगी। अगर वहाँ से नहीं आती इंडियन इन्वेस्टर से, तो अगेन फिर FII उसको अट्रैक्टिव समझ के पैसा जोड़ेंगे इंडियन मार्केट में, एंड ये वर्चुअस साइकिल फिर से चालू होगा। बट 1 से 1.5 साल तो हम मान सकते हैं कि लॉन्गेस्ट होराइजन इसका लग सकता है। शॉर्टेस्ट होराइजन में हम मान सकते हैं कि 6 मंथ, यानी कि दिवाली तक हमको अक्टूबर के अराउंड रिकवरी दिखने लगे, एंड दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। आई ऑलवेज मतलब मैं इकोनॉमिक डेटा जो पास्ट का होता है उस पर बहुत ज़्यादा बेसिस अपना ओपिनियन नहीं बनाता हूँ, तो मेरा पर्सनल अजम्पशन नहीं है कि इस तरह से ये 6 महीने या 12 महीने या 18 महीने में जाएगा, बट दिस गिव्स अस अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमी को भी देख ले तो कितना हम मान सकते हैं कि रिकवरी कब तक होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है कि FII सेल कर रहा है इसलिए ही मार्केट गिर रहा है, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू सी द ट्रेंड 2018 से 2025 तक सिर्फ 19 और 20 में वो नेट बायर थे, बाकी वो हर साल सेल कर रहे थे। द ओनली थिंग इज़ कि पिछले 1.5 साल में 2024 में उन्होंने 3 लाख करोड़ बेचा जो सबसे ज़्यादा था, और 25 के अंदर 2 मंथ में ही वो इतना बेच चुके हैं, जो कि 33% से ज़्यादा है 24 का। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि सेलिंग बहुत फास्ट हुई है FIIs की। सेकेंड थिंग कि जो DIIs थे वो आप 22 में शायद अगर आपने देखा हो मार्केट तो थोड़ा रिड्यूस हो रहा था, लेकिन वो इंडियन इन्वेस्टरों की SIPs बढ़ रही थी, सारी चीज़ें थी, तो उसको कवर कर रही थी। अब क्या है कि थोड़ा इंडियन इन्वेस्टर और इंडियन म्यूचुअल फंड्स भी स्लो डाउन हुए हैं, SIPs भी आप सुन रहे होंगे बंद हुई है, तो उसकी वजह से भी ये दिख रहा है। प्लस इन्होंने तेज़ कर दिया मार्केट में से पैसा निकालना, इस वजह से ये गिरावट हमें ज़्यादा दिख रही है, बट ऐसा नहीं है कि FII टिके रहे मार्केट में इसलिए बढ़ा था अभी पहले। तो इसका ये मतलब है कि देर इज़ अ न्यू इन्वेस्टर बेस इन इंडिया, DII और रिटेल जो है, जो इस रिकवरी को भर सकता है आने वाले टाइम में, एंड दैट्स व्हाई वी शुडंट फील कि नहीं मार्केट में लोग पैसा लगाने को रेडी नहीं है, एंड मार्केट इज ओनली गोना डाउन फ्रॉम हियर। अब कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती है, तो मार्केट साइकिल कर सकता है जिससे कि तेज़ी आ जाए ये रिकवरी में। तो एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चालू हो जाए, जो ऑलरेडी हो चुका है, 25 बेसिस पॉइंट लास्ट टाइम हुआ था। अभी एक और हम मान सकते हैं कि होगा, तो 6% जब इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो सबकी जो फाइनेंसिंग पावर है कंपनीज़ की वो बढ़ेगी। तो आधे % कम पे उनको लोन मिलेंगे, और जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं 10-10 20-20 साल के, उनमें बहुत फ़र्क आ जाता है, लाखों करोड़ों का फ़र्क आ जाता है इंटरेस्ट रेट कट से, एंड दैट हेल्प्स देम इन इम्प्रूविंग देयर बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल्स। ठीक है। दूसरा यहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स वापस रिबाउंड होगी, तो देखिए कई चीज़ें स्टॉक लेवल पे हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, कि हर स्टॉक इसलिए ख़राब नहीं हुई है कॉर्पोरेट अर्निंग क्योंकि वो मार्केट में डिमांड नहीं है या ऐसा कुछ है। कई जगह क्या है कि वो हेवी कैपेक्स पे जा रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपांशन पे जा रहे हैं, अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने आप को बड़ा बनाने में, और जब वो आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी अर्निंग के पैसे से ही करते हैं, एंड इवेंचुअली आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो वो भी हमें देखना है कि कौन से शेयर से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स सही कारणों की वजह से गिरी है, एंड कौन से ऐसे है फॉर विच इट हैज़ गॉन डाउन फॉर रॉन्ग रीजंस। ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी FII इनफ्लोज से आएगी इज वन ऑफ द रीजन, बट देर इज इनफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। कई म्यूचुअल फंड 10-15% की कैश पोजीशन भी लेके बैठे हुए हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो डेट में 75% तक जा चुके हैं। तो जैसे उनको लगेगा कि रिकवरी अब यहाँ से स्टार्ट है और मार्केट को अब हमें बाय करना चाहिए, तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी काफ़ी पैसा अभी रखा हुआ है जो लगाएंगे इसमें। FII वाला जो पॉइंट है, मैंने इसके लिए एक आर्टिकल पोस्ट भी लिखा था, इफ़ यू वुड सी। जो इंडियन इन्वेस्टर होता है ना, उसके लिए क्या होता है, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं FD में, तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हो गया, यानी कि मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी या डिस्काउंट रेट हो जाती है।
तो इक्विटी में भी कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि मैं 12% रिटर्न चाहने के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई 12%। ये मतलब मैं एक आपको इन्वेस्टर पॉइंट से बता रहा हूँ। कोई कह रहा है कि मैं 15% रिटर्न चाहता हूँ, तो उसके लिए हो गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। सो दीज आर द थिंग्स। अब उसको सही से कैसे मैप करें कि क्या मतलब कहने को तो आप चाह सकते हो कि मुझे 50% चाहिए इक्विटी से रिटर्न, सो आपके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 50% होना चाहिए, बट रियलिस्टिक क्या मेजरमेंट हो सकता है वो आप देखते हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर के लिए मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बनाया है जनरली, जिसे सिंगल इंडेक्स मॉडल बोलते हैं, कैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसमें आता है कि एक रिस्क फ्री रेट होती है जो कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट पे लगती है, मिलती है। मतलब कि आप मानते हैं कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है 6% 7% इंडिया में, वो आपका रिस्क फ्री रेट हो गया। जैसे अभी यहाँ पे जीसेक की बात करें हम 7%। उसके ऊपर एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट कितना प्रीमियम दिया, मार्केट से कितना ज़्यादा रिटर्न लोगों ने पास्ट में कमाया है। अगर वो जैसे मान लीजिए 14% है, तो आपका मार्केट रिटर्न हो गया 14, एंड मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट हो गया आपका इक्विटी रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ, वो आपका हो गया 7%। एंड देन जो शेयर आप लेते हैं उसकी सेंसिटिविटी स्टॉक मार्केट से देखते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट 10% बढ़ रहा है और शेयर भी 10% बढ़ रहा है, तो वो हो गया उसका बीटा 1, यानी सेंसिटिविटी नहीं है, वो पूरा मार्केट के हिसाब से चलता है। बट अगर स्टॉक 10% मार्केट के टाइम पे 15% बढ़ता है और 10% मार्केट गिरने पे 15% गिरता है, तो उसका बीटा हो गया 1.5। ये 1.5 गुना ज़्यादा रिस्की है, 1.5 गुना ज़्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू मार्केट। तो 7 का अगर वो है और बीटा अगर 1 है, तो 7 + 7 14 हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप देखो मार्केट रिटर्न उन्होंने 6% दिया हुआ है और बीटा 1.2 माना है, तो 7.2% हो गया। टोटल रिटर्न आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 14.2% हो गई। कंपेयर टू दैट इफ वी सी ए यूएस इन्वेस्टर, यूएस इन्वेस्टर या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी से आता है, उसके लिए रिस्क सिर्फ मार्केट रिटर्न नहीं है, उसके लिए आपकी कंट्री की जो डिफॉल्ट है वो भी उसके लिए वो उसको लगता है कि हमारी जो यूएस है या हमारा जो यूरोप है वो ज़्यादा सेफ है। सो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट कर सकती है, तो उसके लिए रिस्क फ्री रेट हो जाती है यूएस ट्रेजरी, या यूरोपियन जैसे गवर्नमेंट जर्मनी की रिस्क फ्री रेट हो गई। तो ये 3-4% ही रहती है। एंड दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि यूएस वाले इमर्जिंग मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे 3-4% तो बॉन्ड या एफडी से रिटर्न आता है। इवन यूएई में भी आप देखोगे तो वहाँ पे 4-5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, और उसके लिए लोन भी सस्ते मिलते हैं इन ऑल दिस कंट्रीज। तो उसके ऊपर वो लगाते हैं कंट्री रिस्क प्रीमियम। तो जनरली कंट्री रिस्क प्रीमियम जो होता है वो अगर ऐड कर दिया जाए तो वो यही आ जाता है। जैसे इंडिया का जी 7% है, तो यूएस ट्रेजरी प्लस कंट्री रिस्क प्रीमियम भी 7% होगा, और ज़्यादा रिस्की कंट्री आ गई तो शायद ये और बढ़ जाता है। प्लस एक पार्ट होता है करेंसी रिस्क का। तो अभी जैसा डिक्लाइनिंग मार्केट है, मतलब करेंसी इंडिया की रुपये डिप्रिशिएट हो रही है, ये और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो करेंसी डिप्रिसिएशन का जो रिस्क है, हो सकता है अब तो 4-5% जा रहा हो, बट जनरली अगर हम 3% भी मारें तो वो भी ऐड करते हैं। एंड उसके बाद मार्केट रिटर्न का ये जो प्रीमियम है, बीटा एंड मार्केट प्रीमियम, वो ऐड करते हैं। सो ये सारे कॉम्बिनेशन के बाद आप देखो कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए 14.2% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो सेम इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस इन्वेस्टर की कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.2%। अगर वो हमारे देश से 17.2% रिटर्न कमा रहा है, तब जाके वो के लिए फायदेमंद है हमारे देश में इन्वेस्ट करना, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन से वो 14% पे तो आ जाएगा। अब आप ये समझो कि 5 साल बाद उस कैश फ्लो 1,000 रुपये देखा है और उसको आप डिस्काउंट कर रहे हो। मतलब दिस इज हाउ वी कम डू वैल्यूएशन। ये बहुत सिंपलिस्टिक मेजर है, बहुत डिटेल में हम जाते हैं, बट वी विल डिस्कस दैट समवेयर लेटर। तो 14% से डिस्काउंट करने पे आपकी फेयर वैल्यू आती है 520 रुपये, और 17% से डिस्काउंट करने पे आती है 450 रुपीज़। ठीक है, अब कोई चीज़ ट्रेड कर रही है 450 पे, तो उसके हिसाब से बात हुई कि ये 450 का ही होना चाहिए, बट आपके लिए ये होना चाहिए 520 का। तो 450 का ये होना चाहिए, तो वो तो पैसा लगाएगा नहीं, बट आप लगा सकते हो क्योंकि आपके लिए तो 520 का होना चाहिए। 70 रुपये का आपको अपसाइड दिख रहा है, राइट? So this is the reason कि something which may be attractive to you for investment may not be attractive for FIIs, and this is the reason। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम FII अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे लिए भी वो लेस अट्रैक्टिव हो जाती है। अब ऐसे मार्केट में जब FII भी सेल कर रहे हैं, उसको देख के इंडियंस भी सेल करने लग गए हैं, मार्केट गिर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले तो जो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि हम टाइमिंग कर ही नहीं सकते मार्केट की, कि कब गिरेगा कब बढ़ेगा। सो हमें चाहिए कि हम रेगुलरली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें। सो सिस्टमेटिक जो अप्रोच होती है, तो स्टॉक्स में भी वी हैव टू गो विथ एन SIP प्लान, जो मैं शुरू से ही करा रहा हूँ कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा मुझे बताइए, एंड हम हर मंथली उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो किसी के लिए वो नंबर 10,000 है, किसी के लिए वो 40,000 है, किसी के लिए 80,000 है, किसी के लिए 2 लाख है, बट दिस इज वॉट वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग, एंड आई वॉन्ट यू टू कंटिन्यू डूइंग दिस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग का कोई पैसा है जो आप 5-10 साल रख सकते हैं,
सो उस पर्टिकुलर पैसे को भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही लगाएंगे। तो अगर आप मुझे दिखाते हैं कि मेरे पास 10 लाख है, वी मे गो फॉर ए 1 लाख पर मंथ का प्लान या 50,000 पर मंथ का प्लान जो अगले 10 से 20 महीने को कवर करेगा, और उस तरह से हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा से रिकवरी स्टार्ट हो गई तो एकदम से उस पैसे को डालने लग जाएंगे। एसेट एलोकेशन के बारे में मतलब कई बार मैं आपको बोलता हूँ इमरजेंसी फंड बनाओ, डेट में जाओ, वी शुड गो फॉर लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, एफडीज। तो हमारे पास वो सारे ऑप्शन भी है। जो शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है उनके लिए ऑप्शंस बहुत अलग हो जाते हैं। 0 से 3 ईयर में हमारे लिए, मतलब 0 से 1 ईयर में हमारे लिए लिक्विड फंड्स बेस्ट है, और 1 से 3 ईयर का अगर है तो डेट फंड में हमें जाना चाहिए। तो ये हमें रिटर्न वाले 7% 8% देगा। इसके अंदर आप एफडीज में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बॉन्ड म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड ही करना है जो हम बोलते हैं। लिक्विड में बस ये फायदा है कि आप कभी भी निकालो, मतलब जो मैंने एफडी के ट्रेंड देखे कि अगर आप साल भर की एफडी करते हो तो आपको 7% कुछ मिल जाएगा, बट अगर आप 6 महीने की एफडी करते हो तो आपका एनुअलाइज्ड रेट 4% ही रह जाता है। लिक्विड में वो इशू नहीं है। लिक्विड में अगर 7% रेट है साल का तो 3 महीने के लिए भी 7 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। सो दैट्स वाई लिक्विड इज बेटर फॉर लेस देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर है तो वहाँ पे हम बेस्ट डेट ऑप्शंस दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी यही है कि अगर आपको एफडी 8% दे रही है, 8 साढ़े 8%, तो शायद आपकी बैंक एफडी 7 साढ़े 7 ही देगी। सो वी राइट नाउ हैव ए टाई अप विद महिंद्रा फाइनेंस एसी, जो स्मॉल बैंक्स है वो भी आपको दे सकती है 8% 8.5। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और यू कैन आस्क अस कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे लगा है। डेट फंड में भी 8 साढ़े 8 के ऑप्शन है। एंड देन देर आर डिबेंचर्स ऑल्सो। तो अभी हम डायरेक्टली डिबेंचर्स के अंदर कुछ कर नहीं रहे, बट विद टाइम वी विल ऑल्सो एड दिस ऑप्शन कि हम आपके लिए 9 साढ़े 9% 10% के डेट डिबेंचर के भी ऑप्शन इसमें लेके आए। सो दैट वुड हेल्प यू इन गेटिंग गुड रिटर्न फॉर 0 to 3 ईयर्स। ऑब्वियसली वो 15-20% 30% नहीं आएगा, बट अगर 3 साल के अंदर पैसा चाहिए तो क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन हाई ग्रोथ। 3 से 5 साल में अगेन देन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड्स आर बेटर। इक्विटी में भी हम जा सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द मार्केट साइकिल वेयर वी आर इन। सो वी हैव टू अक्यूमुलेट वेल्थ इन फेजेस। अभी इतना भागना नहीं है, और उसके लिए अपने करंट फाइनेंशियल्स को हैम्पर मत करो। सो वही है कि हमें अपना सेफ्टी कुशन और सारे बहुत इतने स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए कि ऐसे छोटे मोटे मार्केट फ्लक्चुएशन तो दूर की बात, 50-50 60-60% की डिक्लाइन भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, और हम उल्टा उस टाइम पे हमारे पास पैसे हो बाय करने के। बट उसके लिए वेल्थ बनानी है। एंड देन अगेन पेशेंस इज द की। मार्केट इज द प्लेस टू मूव मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंट इन्वेस्टर। तो वो आप हमेशा। So Shoaib, I don't know how much sense does it make, but as you're explaining the SIP wala thing and that we should be investing regularly, like let's say 10K or something per month. I just wanted to understand, like, does it make a huge difference if I'm investing one shot, let's say, for per year, like it adds up to 1,20,000. So if I'm putting in 1,20,000 in one shot in a SIP, let's say, as a lump sum amount, and on the other hand, I'm putting 10K per month. So, like, will the returns vary a lot, or will they be the same? So Himanshu, the reason we focus on SIP is because we don't know when to enter the market. बट जैसा हम कर रहे हैं अभी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक फेज जो चल रहा है, मतलब जैसे मेरे पास 10,000 पर मंथ लगाने का है, सो उसको तो हम रेगुलरली लगा रहे हैं। बट इफ लेट्स से कि यू हैव 1.2 लाख इन वन शॉट ऑल्सो, तो उसके अंदर क्या है कि एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर इन द डिक्लाइनिंग मार्केट एंड वी डोंट नो व्हेन मार्केट गेट्स करेक्टेड, तब हम रेगुलरली लगा रहे हैं। बट हमें जब एक क्लियर सिग्नल मिलने लगेगा कि मार्केट अच्छा हो गया, बिकॉज यही सारे जो ट्रेंड्स है जो अभी हमें रेड रेड दिख रहे हैं, वो जब ग्रीन ग्रीन दिखने लगेंगे, दैट मीन्स मार्केट इज गोइंग फॉर ए रिकवरी। जब वो होने लगेगा तो ऑब्वियसली जैसे आपने मुझे कहा कि मेरे पास 5 लाख है एंड आई वांट टू पुट इट, एंड यू डोंट हैव ए, मतलब इफ़ यू हैव ए फ्लेक्सी एफडी ऑप्शन जो 7-8% आपको दे रहा है, देन ऑब्वियसली पार्क मनी देयर। बट इफ़ यू डोंट, वी विल टेक दैट इनटू लिक्विड, और उससे हम मंथली, अगर हम म्यूचुअल फंड करते हैं तो हम सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान चालू कर सकते हैं 5-10 हज़ार का, मतलब डिपेंड ऑन द साइज। अगर 10 लाख है तो हम 50,000 का STP कर सकते हैं, अगर 2 लाख है तो हम 20,000 या 5-10 हज़ार का कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लो 4 महीने 5 महीने बाद वी फील कि अब रिकवरी होने वाली है एंड वी शुड टेक अ लॉट ऑफ मनी एंड पुट समवेयर, एंड कुछ बहुत ही अच्छा शेयर हमें मिल गया, तो ऑब्वियसली वो जो मान लीजिए 2 लाख का 1 लाख बचा हुआ है या 10 लाख का 6 लाख बचा हुआ है, वी विल जस्ट टेक दैट मनी आउट फ्रॉम द लिक्विड एंड डिस्पोज देम राइट अवे, या एकदम से स्विच कर देंगे इक्विटी स्कीम में। सो द रीज़न वी, मतलब उसका क्या है कि अगर कोई बिल्कुल अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है, who don't know when is up when is low, उसके लिए तो SIP चलने देना बेटर है। बट हमारे लिए अभी SIP इज़ अ गुड थिंग। हमें, क्योंकि अगर हमें क्लैरिटी मिल गई मार्केट बढ़ने वाला है, इसको आप ऐसे समझो कि लेट्स से कि कोई शेयर है, वो अगर हर महीने 2-2% गिर रहा है, तो हर मंथ जब हम पैसा डाल रहे हैं तो हमें उस सेम अमाउंट में ज़्यादा उसके यूनिट्स मिल रही है बाय करने को। सेम गोज फॉर म्यूचुअल फंड।
जब अब मार्केट होगा, अगर वो हर महीने 2-2% बढ़ रहा है, तो हर महीने हमें थोड़ी कम यूनिट्स मिलती जा रही है। तो इफ वी आर सर्टेन कि ऐसा होने वाला है, तो अभी पैसा ज़्यादा लगा, अभी क्या है कि डिक्लाइनिंग मार्केट है एंड वी डोंट नो टिल व्हेन इट विल डिक्लाइन, तो अभी हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा रखना इज़ बेटर। जब वो क्लैरिटी आ जाएगी, वी विल जस्ट गो फॉर लंप सम। सो to answer your question, it doesn't make a huge difference if we go by 20 years down the line, क्योंकि अब जैसे ये है कि अगर हम 2000 के और 2200 के रेंज में कोई चीज़ें खरीद रहे हैं एंड 5-10 ईयर्स 20 ईयर्स बाद वो 20,000 या 40,000 के रेंज में मिल रहा है, तो आपको मैटर नहीं करेगा आपने 2000 में खरीदा था या 2200 में खरीदा था, बट फॉर ए शॉर्ट टर्म दिस मे मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगर आप 2500 पे सेल करने वाले हैं, तो 22,000 मेक्स a lot more sense than 2200। इसके लिए अभी ज़रूरी होता है एवरेज आउट करना चाहिए। Okay, sure, understood. Thanks. So if we don't have any question, I think what we have learned so far is कि मार्केट करेक्शन मैंने आपको जैसे बताया 4-5 एग्जांपल तो मैंने बड़े बड़े फॉल की दी और ये बहुत रेगुलर चीज़ है। सो इट्स नॉट समथिंग कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। मोस्टली जो हमारे इन्वेस्टर है या बाकी भी जो इन्वेस्टर है, कई सारी ऐसी इन्वेस्टर से जिन्होंने 2020 से पहले इन्वेस्ट नहीं किया था। इवन आई एम वन ऑफ देम, बट आई एम कमिंग फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस, तो मैंने 100 ईयर्स के मार्केट पढ़े हैं। दैट्स द रीज़न आई नो कि ये टेम्परेरी चीज़ है एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट many people don't have that kind of theoretical knowledge as well as they haven't seen such kind of market falls in the past। इसके लिए वहाँ पे इशू ज़्यादा हो जाता है उन लोगों को समझने में कि ये क्यों हो रहा है एंड थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस फॉर देम, बट दिस इज़ नॉट ए थिंग टू वरी। अगेन सेम थिंग हिस्टोरिकली भी आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस विल रिकवर ओवर टाइम। एक एग्जांपल जैसे है कि एक विसिल ब्लोअर कंप्लेन हुई थी इन्फोसिस की 2019 के अराउंड। आई वाज वर्किंग इन इन्फोसिस, शेयर प्राइस एकदम 600 आ गया था 900 कुछ लेवल से, टुडे इट्स 1700 एंड उसके 3-4 महीने बाद ही वो 1200 टच किया, कोविड में फिर 600 आया, फिर 1000 प्लस गया। तो जितने अच्छे बिजनेस होंगे वो उतना तेजी से रिकवर करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन गुड बिजनेस। अगेन सिस्टमेटिक बाइंग इज द स्ट्रेटजी एटलीस्ट फॉर नाउ, एंड देन अगेन शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी एक्सपोजर इज नॉट द राइट थिंग।